हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऐश्वर्याज अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सिखाने वाली हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, क्लास 12 के चैप्टर 2 का टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस का। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आज मैं टॉपिक उठा रही हूँ, ये कंपलसरी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ तो एग्री डिसएग्री में आएगा, या फिर आपको ये शॉर्ट नोट्स में आएगा, या फिर आपको लॉन्ग डिटेल आंसर में आएगा, मतलब डिटेल क्वेश्चंस में आएगा, जो एनी वन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एनी टू अटेम्प्ट करने हैं, सॉरी माय मिस्टेक, एनी टू आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये मतलब आपको इनमें से ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आते हैं इसमें, ये लॉ होता क्या है। लॉ मतलब कोई एक इकोनॉमिस्ट इसको प्रूव करता है, जैसे हम साइंस में एक हमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सक्सेस हो जाता है तो वही हमारी स्टडीज में आता है। वैसे ही इकोनॉमिस्ट एक हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड एक लॉ क्रिएट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं कि आपका ये बिहेवियर होगा अगर जो आप ऐसे करोगे तो ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा कि ये लॉ होता क्या है, इसके बिहेवियर क्या होते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम में लॉ लिखने का तरीका, अगर जो ये डिटेल आंसर में आए तो, मतलब ये 8 मार्क्स के अंदर आए तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहली पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे डायग्राम एंड शेड्यूल। डायग्राम एंड शेड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। मतलब पहले आप डायग्राम एंड शेड्यूल बनाएंगे, फिर आप उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे assumptions एंड एक्सेप्शंस। अभी आप कहोगे मैम assumptions क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। assumptions मतलब स्टूडेंट्स, अगर जो आपको ये लॉ पॉसिबल करना है रियल लाइफ में, तो आपको ये assumptions फॉलो करनी पड़ेगी, इसीलिए वो लॉ लगता है। मतलब आप अज्यूम ये आप करोगे तो ही आपका लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एनी पर्सन। अगर जो आप एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, इन चीजों पे लॉ नहीं लगता, ये चीजें कितनी भी आप कर लो ये लॉ नहीं लगेगा। अजम्पशंस मतलब नॉर्मल है, आप अगर जो कोई चीज कर रहे हो तो फिर ये लॉ उस पर अप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शंस मतलब क्या, एक्सेप्शनल है वो, मतलब इन चीजों पे हमारा लॉ नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर जो आपको क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन में आ रहा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विद अजम्पशंस, तो फिर आप सिर्फ अजम्पशंस लिखोगे, एक्सेप्शंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आपको क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि स्टेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विद एक्सेप्शंस, तो आप अजम्पशंस नहीं लिखोगे, सिर्फ एक्सेप्शंस लिखोगे। लेकिन अगर जो आपसे ऐसे आ रहा है स्टेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बस इतना ही आ रहा है, उसने कुछ मेंशन नहीं किया, assumptions exceptions कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। 5 पॉइंट्स आपको assumptions की लिखनी पड़ेगी, 5 पॉइंट्स आपको exceptions की लिखनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर लिखने का तरीका होता है। कोई भी लॉ हो, चाहे वो लॉ ऑफ डीएमयू हो, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे वो लॉ ऑफ सप्लाई हो, 3 लॉ है आपको अभी इंपॉर्टेंट। ये 3 लॉ मतलब आते ही आते हैं एग्जाम्स में, मेरा पास्ट ईयर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये आते ही आते हैं। ये लॉ 5 पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं, अगर जो वो कुछ नहीं मेंशन कर रहा, assumptions क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, तो अभी लॉ पढ़ते हैं कि लॉ होता क्या है, कि इंट्रोडक्शन लॉ का है क्या, लॉ है क्या हमारा, मैं बता रही हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, एंड मार्जिनल का मतलब है एवरेज। डिमिनिशिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, मार्जिनल का मतलब है एवरेज, एंड यूटिलिटी का मतलब है विश। मैंने आपको एक
छोटी सी रील बनाई है यूटिलिटी के ऊपर, लॉ ऑफ डीएमयू के ऊपर, मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है क्या? ये लॉ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको, मैं पिछले रील में भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, मैं अभी भी एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, मेरी मम्मी ने खाना अब तक नहीं बनाया है, मैंने एक ऑरेंज कंज्यूम किया, जब तक खाना रेडी हो मैंने एक ऑरेंज कंज्यूम किया, मेरी भूख नहीं मिटी, मैंने दूसरा ऑरेंज कंज्यूम किया तो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइड लगा, मैंने तीसरा ऑरेंज कंज्यूम किया तो मुझे इच्छा हुई कि मैं एक और खाऊं, मैंने चौथा ऑरेंज कंज्यूम किया, मैं अभी सेटिस्फाइड हो गया, मेरा टमी भर गया। ठीक है, अभी मैं फिफ्थ ऑरेंज कंज्यूम करने जब जाऊंगी तब मुझे डिसयूटिलिटी होने लगेगी, मतलब जो मेरी भूख थी वो अभी खत्म हो चुकी थी ऑरेंजेस खा के, जैसे ही मैं फिफ्थ ऑरेंज कंज्यूम करूंगी इट विल लीड टू डिसयूटिलिटी, मतलब जो मेरी खाने की सहन शक्ति है, जो मैंने खाने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, वोमिट हो जाएगी, पूरी मेरी ऑरेंजेस क्या हो जाएगी, वोमिट हो जाएगी। उसे बोलते हैं डिसयूटिलिटी, डिससेटिस्फेक्शन, मतलब मैंने ओवर कंजम्पशन करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मुझे वो डिसयूटिलिटी हो जाती है। आप रियल लाइफ में भी करके देखिए, आप एक रोटी खाएंगे, दो रोटी खाएंगे, तीसरी रोटी खाएंगे, फोर्थ रोटी में आपको क्या हो जाएगा, वोमिट हो जाएगी, या मतलब आपको लगेगा बस अभी मेरा हो गया, मैं अभी सेम चीज नहीं खा सकता या सेम चीज नहीं खा सकती, तो आपको वो हो जाती है डिसयूटिलिटी, मतलब आपकी जो पावर ऑफ कंजम्पशन है वो खत्म हो चुकी होती है, इसे बोलते हैं डिसयूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही वो है कि आप कोई भी एक चीज कंटिन्यू कंज्यूम करते हो तो फिर वो एक पॉइंट आ जाता है कि आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मतलब आप रिवोक कर देते हो कि मुझे अभी वो चीज नहीं चाहिए, मैं अभी वो चीज और कंज्यूम नहीं कर सकता। ये है लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, मतलब वो छोटे से छोटे बच्चे में भी अप्लीकेबल है, बड़े से बड़े एडल्ट में भी अप्लीकेबल है, या फिर सीनियर सिटीजन में भी अप्लीकेबल है। जैसे कि मैं एक छोटे बच्चे को दूध दे रही हूँ, कंटिन्यू दूध दे रही हूँ, तो एक सडन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वो वोमिट कर देगा, मतलब वो रिवोक कर देगा कि मुझे अभी ये चीज नहीं कंज्यूम करनी। सेम अप्लीकेबल फॉर अडल्ट, आप एक अडल्ट को डेली एक ही खाना दो, डेली एक, मतलब हर टाइम तीनों टाइम एक ही खाना दो, वो नहीं खाएगा। सेम अप्लीकेबल फॉर सीनियर सिटीजन, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बनाया हुआ है, मतलब एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा रिगार्डिंग कोई एक चीज कंटिन्यू कंज्यूम कर रहा है तो। ठीक है, अभी ये लॉ सबसे पहले लाया कौन था? सबसे पहले ये लाया था लॉ, फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर गोसन। ठीक है, एक गोसन गोसन नाम का पर्सन था, एक इकोनॉमिस्ट था, उसने ये लॉ अप्लीकेबल किया था, मतलब उसने ये लॉ आजमाया था, उसका ये लॉ पे सबसे पहले ध्यान गया था, बट वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका, वो प्रॉपर इलाबरेट नहीं कर सका। फिर इसको प्रॉपर इलाबरेशन किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ को प्रॉपर इलाबोरेट किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। इसने ये लॉ किसमें अपने बुक्स में लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बुक लिखी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ये लॉ मेंशन है। ठीक है, ये पब्लिश कब हुई थी? 1890। ठीक है, अभी ये हमारा क्या है, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि हमारा लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एप्लीकेबल है। ये लॉ सबसे पहले लेके आया था मिस्टर गोसन, लेके आए थे। मिस्टर गोसन ये प्रॉपर लॉ इलाबरेट नहीं कर पाए थे, तो इसको इलाबरेशन किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ठीक है,
ये लॉ में हम क्या देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक ही यूनिट वो बार बार कंज्यूम करता है तो उसकी एक स्टेज आती है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है, मतलब यूटिलिटी उसकी डिमिनिश हो रही है, मतलब यूटिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है वोमिट में। ठीक है, अभी हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अभी इसका मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ कि स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। मैं स्टेटमेंट बताने के पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में ऑन पॉइंट होना चाहिए। स्टेटमेंट आप अपने अपने ओन वर्ड्स में नहीं बना सकते, स्टेटमेंट हमेशा ऑन पॉइंट होना चाहिए। बाकी आप इंट्रोडक्शन अपने ओन वर्ड्स में लिखो, अंदर का कंटेंट, अजम्पशंस, एक्सेप्शंस ये अपने ओन वर्ड्स में लिखो, बट जो स्टेटमेंट्स है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। अभी मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात क्या हो रही है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हम लॉ लिखने के पहले यही लिखेंगे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब दूसरी सारी चीजें क्या कर दो, स्टैचू कर दो, उन पे ध्यान मत दो, जो हम देख रहे हैं उस पे ही सिर्फ फोकस करो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट the additional benefit which a person derives, अगर जो एडिशनल बेनिफिट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इसका एक शॉर्ट, मुझे अगर जो टमाटर चाहिए, मैं एक होम मेकर हूँ, मुझे अगर जो टमाटर चाहिए, टमाटोज चाहिए, मैंने 1 किलो लेके आई, मेरे हस्बैंड 1 किलो लेके आए, मेरे बच्चे 1 किलो लेके आए, मतलब मेरे पास अभी 1 किलो के टमाटर कितने हो गए हैं, 4 किलो हो गए हैं। 4 किलो टमाटर में पड़े पड़े वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो मेरे पास 1 किलो टमाटर है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, एक और किलो आए चलो मैं चला लूंगी, तीसरे और आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे इरिटेट होने लगेगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी कि इट इज वेस्ट ऑफ आर एक्सपेंसेस, मतलब ये हमारे क्या हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहे हैं। अभी मैं आपको ये डेफिनेशन समझा रही हूँ, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ अ थिंग, मेरे पास एक स्टॉक पड़ा था ऑलरेडी, मेरे पास दूसरा स्टॉक आया, मैं एक पर्सन हूँ, मेरे पास तीसरा स्टॉक आया, मतलब मेरा स्टॉक क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज, मेरी अभी यूटिलिटी जो थी टमाटोज की वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे यूटिलिटी थी सिर्फ 1 kg ऑफ टमाटोज, मेरे पास अभी 4 kg ऑफ टमाटोज हो गए हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग दैट ही और शी ऑलरेडी हैज, मतलब मेरी जो टमाटोज की यूटिलिटी थी, जैसे जैसे मेरा स्टॉक बढ़ता जाएगा टमाटोज का, वो क्या होता जाएगा, मेरी यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। मैं फिर से अभी एक बार आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives with from a given increase in a stock of a thing, मतलब मेरी अगर जो कोई स्टॉक इंक्रीज होती जा रही है तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी विथ एवरी इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है जो मेरे पास यूटिलिटी थी, और इंक्रीज होता जा रहा है तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। अभी हम देखेंगे डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, मतलब डायग्राम कैसे बनानी है, शेड्यूल कैसे बनाना है एंड उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। सबसे पहले अभी शेड्यूल देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से पूरा शेड्यूल क्लियर करती हूँ। ये है मेरी कमोडिटी ऑफ एक्स एंड ये है हमारी एमयू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी जब मुझे जरूरत थी, मैं मुझे काफी भूख थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑरेंजेस का, जब मैंने फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम किया होगा तब मेरी यूटिलिटी होगी 10 पॉइंट्स, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ नंबर्स रियल ओरिजिनल नंबर्स नहीं होते, यूटिलिटी कभी आप मेजर नहीं कर सकते, बट इट इज अज्यूम्ड नंबर्स। जब मैंने सेकंड कमोडिटी ऑफ ऑरेंज कंज्यूम किया था होगा तब मेरी यूटिलिटी हो गई 8, क्योंकि वो डिक्रीज होती जा रही है। जब फर्स्ट किया होगा तब मुझे फुल सेटिस्फेक्शन लगा होगा, सेकंड में मुझे थोड़ा ठीक, अभी मैं और एक कंज्यूम करूं मुझे ऐसे लगा होगा, थर्ड कंज्यूम करूंगी तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी 6, और मेरी बुक
कम हो जाएगी। जब मैं फोर्थ कंज्यूम करूंगी तब मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फोर कम हो जाएगी। ठीक है, जब मैं फिफ्थ ऑरेंज कंज्यूम करूंगी तब वो क्या हो जाएगी, टू, मतलब और डिक्रीज हो जाएगी मेरी यूटिलिटी। सेकंड, जब सिक्स ऑरेंज कंज्यूम करूंगी तब मैं क्या हो जाऊंगी, फुल्ली सेटिस्फाइड कि मुझे अभी और एक ऑरेंज नहीं खाना। तो बिकॉज मैंने ये अपनी मम्मी से छुपा के खाया है, मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया है कि मैंने ऑरेंज और कंज्यूम किया, मेरी मम्मी आई एक और ऑरेंज दे दिया कि बेटा तो ये खा ले, मैं फटाफट तुझे खाना बना के दे रही हूँ। मैंने मम्मी के सामने सेवेंथ ऑरेंज कंज्यूम किया तो मेरी यूटिलिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। नेगेटिव यूटिलिटी को बोलते हैं, मतलब दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल स्टार्ट वोमिटिंग, मतलब मैं क्या स्टार्ट कर दूंगी, वोमिट करना स्टार्ट कर दूंगी। दैट इज इनफ फॉर मी, आई विल नॉट सपोज टू कंज्यूम एनी एनी ऑफ द ऑरेंजेस। ठीक है, मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगी, बहुत वोमिट के पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाऊंगी। ये है हमारा स्केड्यूल। अभी हम देखेंगे डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे बनेंगे मार्जिनल यूटिलिटीज, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटीज। यहाँ पे बनेंगे कमोडिटी एक्स, मतलब जो भी कमोडिटी में कंज्यूम कर रहे हो, ये हमारा जीरो। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके लिए आपको कोई ग्राफ वगैरह नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, आपको अपने पेज पे ही जो आपका एग्जाम आंसर शीट है उस पे ही आपको ये डायग्राम बनाना है। अभी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी करूंगी, सबसे पहले 2 4 6 8 एंड 10, एंड माइनस में भी हमारी फिगर है तो फिर यहाँ पे -2। अभी इसकी प्लॉटिंग करेंगे कि हमारी यूटिलिटी का कैसे अपवर्ड जा रही है हमारी यूटिलिटी, की डाउनवर्ड जा रही है हमारी यूटिलिटी। सबसे पहले फर्स्ट पे कितनी पॉइंट ऑफ कंज्यूमिंग थी मेरी, 10 पॉइंट्स थी। सेकंड पे हुई 8, थर्ड पे हुई 6, फोर्थ पे हुई 4 पॉइंट्स, 5 पे हुई 2 पॉइंट्स एंड सिक्स्थ पे क्या हो गई, इट इज 0, एंड फॉर सेवेंथ इट इज -2। अभी ये मेरी यूटिलिटी के पॉइंट्स में मैं मैच करूंगी, ये हैंडमेड ही करना है, ये आप इसके लिए आपको स्केल वगैरह यूज नहीं करनी है। मेरी यूटिलिटी क्या हो जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ये कर्व को हम नाम देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसको आप शॉर्टकट में MU कर्व भी बोल सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज शोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब हमारी यूटिलिटी कर्व क्या हो रही है, डाउनफॉल दिखा रही है, डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, अभी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, जो मैंने शेड्यूल आपको एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया, इसको आपके ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल दिखाना है। इसको आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल में दिखाना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DME पे। ठीक है, अभी देखते हैं अजम्पशंस क्या है इसके, मतलब हम क्या क्या अज्यूम करेंगे जो हमारा लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी अजम्पशंस देखते हैं, हमारे लॉ के अजम्पशंस क्या है। सबसे पहले रैशनैलिटी, जो पर्सन ये कंज्यूम कर रहा है या ये जो लॉ देख रहा है कि ये एक्चुअल में अप्लीकेबल है कि नहीं, वो रैशनल होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, उसका माइंड स्टेबल होना चाहिए, उसको शुद्धि होनी चाहिए कि वो जो कर रहा है इट इज गुड और नॉट। कार्डिनल मेजरमेंट्स, जैसे मैंने आपको यूटिलिटी के नंबर बताए कि 10 8 6 4 2 0 -2, इट इज कार्डिनल, मतलब अज्यूम्ड नंबर्स है। यूटिलिटी, वी कैन नॉट सपोज टू मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सो दैट्स व्हाई ये कार्डिनल मेजरमेंट्स है, मतलब ये हमारे जो अजम्पशंस है, ये नंबर्स है, वो अज्यूम्ड है। नेक्स्ट होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब सबकी, जो भी मैं प्रोडक्ट, जो भी मैं कमोडिटी, कोई भी चीज में अगर जो कंज्यूम कर रही हूँ तो वो क्या होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए, मतलब सब
क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम साइज होनी चाहिए, सेम टेस्ट होना चाहिए, सेम उसका कलर होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू कंज्यूम करना चाहिए। एक ऑरेंज अभी किया, एक ऑरेंज दोपहर में किया, एक ऑरेंज इवनिंग में किया, इट इज नॉट अप्लीकेबल इन डीएमयू। रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी क्या है कि आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो नाइदर इट इज टू बिग और नॉर इट इज टू स्मॉल, मतलब वो ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज्यादा वो छोटी होनी चाहिए, इट इज विल बी रीजनेबल साइज, मतलब मीडियम साइज। डिविजिबिलिटी, जो भी आप चीज कंज्यूम कर रहे हो वो डिवाइड कर करके खाओ, मतलब एक ही पोर्शन में सारा मत खाओ, डिवाइड कर करके खाओ, टुकड़े कर करके खाओ, स्लाइस कर करके खाओ। सिंगल बॉन्ड, एक ही बार में बैठो सारी चीजें कंज्यूम करो तो ही ये लॉ अप्लीकेबल होगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट अप्लीकेबल। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, मतलब आप जो पर्सन हो आपकी टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी आप ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हो, बाद में आपको ऑरेंज नहीं पसंद आ रहा है, आप कुछ और कंज्यूम करने जाओ, नहीं, ये लॉ अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अगर जो ये आपको रियल लाइफ में लॉ अप्लीकेबल करवाना है तो आपकी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको सिंगल बॉन्ड पे सारा कंज्यूम करना है तो ये लॉ अप्लीकेबल होगा। अभी देखते हैं एक्सेप्शन, मतलब किस किस पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होने वाला। ये लॉ अभी किस किस के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कौन से एक्सेप्शनल केसेस है। सबसे पहले हॉबीज, हॉबीज पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। जिसको हॉबी है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मतलब मेरी हॉबी है मुझे क्रिकेट खेलना है, तो फिर उसके सारा दिन भी क्रिकेट खेले बट उसके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, वो थकेगा नहीं। किसी की हॉबी है कॉइन्स कलेक्ट करना, म्यूजिक सुनना, ऐसे काफी ज्यादा हॉबीज रहती है कि ये लॉ उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। हॉबीज ऐसी चीज है कि मैं जितनी भी वो अपनी फुलफिल करूं उसके ऊपर लॉ अप्लीकेबल नहीं होने वाला, मुझे और एक्साइटमेंट होती है कि मैं और वो चीज करूं। नेक्स्ट, माइजर, माइजर मतलब कंजूस, किसी भी माइजर के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होने वाला, क्योंकि माइजर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास कितना भी मनी, इनफ मनी रहे, वो और मनी कलेक्ट करने की ट्राई करता है, क्योंकि उसको और खुशी मिलती है कि मेरे पास और पैसा आ रहा है, मेरे पास और पैसा आ रहा है, इसीलिए माइजर्स के ऊपर ये लॉ नहीं लगता। नेक्स्ट, एडिक्शंस, एडिक्शंस मतलब किसी को किसी चीज की आदत होती है, जैसे किसी को होती है बुक्स रीड करने की आदत, किसी को म्यूजिक की आदत होती है, किसी को ड्रग्स, लिकर्स, इनकी आदत होती है, इनके ऊपर भी ये लॉ नहीं अप्लीकेबल होगा, क्योंकि किसी पर्सन को अगर जो लिकर की आदत है, किसी को स्मोक की आदत है, तो वो जितना भी वो कंज्यूम करेंगे उन्हें और होगा कि हम ये और कंज्यूम करें। पावर, पावर के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई अगर जो हमारा म्यूनिसिपालिटी मेंबर है, पार्लियामेंट की उसको बहुत पावर होगी, मतलब मैं पार्लियामेंट तक पहुंचू, पार्लियामेंट हो गया मैं सीएम बनूं, सीएम की उसको होगी, सीएम हो गया मैं अभी पीएम बनूं, मतलब उनको क्या हो जाएगा, पावर का उनको और इच्छा होगी और यूटिलिटी होगी, मेरी पावर और इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, मनी, पैसे के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता। मनी के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल क्यों नहीं होता? आपके पास आज 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए क्या करोगे, आप अपना 100% ट्राई करोगे कि ये 100 रुपीज 500 पे कन्वर्ट होने चाहिए, मतलब मैं इतना इनफ अर्न करूं कि आज मेरे पास 100 है, कल मेरे पास 500 होने चाहिए, मतलब आपकी और ऐसी इच्छा होगी, तो मनी के ऊपर भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, मेरा ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ डीएमयू का। अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज मेंशन इट ऑन कमेंट सेक्शन। एंड ये लॉ मैं फिर से कह रही हूँ, काफी ज्यादा ध्यान से पढ़िए, और ये लॉ काफी इंटरेस्टिंग भी है। रियल लाइफ में भी आप इसको अप्लाई करके देखिए कि आपके ऊपर ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अंटिल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।